वेलकम बैक दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कोशिका किसे कहते हैं, उनके प्रकार और कोशिका के सभी अंगकों के बारे में। देखिए, कोशिका सजीव की सबसे संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है। यह विभिन्न पदार्थों का वह छोटे से छोटा संगठित रूप है जिसमें वे सभी क्रियाएं होती हैं। इन्हें सामूहिक रूप से हम जीवन कहते हैं। कोशिका की खोज सबसे पहले 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा दिया गया था। यह कोशिका का अंग्रेजी शब्द सेल लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से लिया गया, जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा यानी कि छोटा कोष्ठक। वर्ष 1839 में स्लाइडेन और श्वान ने कोशिका सिद्धांत को प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार सभी सजीवों का शरीर एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा खोजा गया कोशिका मृत कोशिका था, जो कि पेड़ पौधा के कॉर्क में मिला था। लेकिन 1674 में एंटोनी वॉन लीeuwenhoek के द्वारा जीवित कोशिका की खोज किया गया था। कुछ सजीव जैसे जीवाणुओं के शरीर एक ही कोशिका से मिलके बने होते हैं। इन्हें हम एक कोशिका या एक कोशिकीय जीव कहेंगे। लेकिन कुछ सजीव जैसे मनुष्य का शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इन्हें हम बहुकोशिकीय जीव कहेंगे। सभी कोशिकाओं की उत्पत्ति पहले से उपस्थित किसी कोशिका से होती है, यानी कि एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल का निर्माण करता है और धीरे धीरे पूरा एक जीव का निर्माण करता है। सजीवों के सभी जैविक क्रियाओं कोशिकाओं के भीतर होती है। कोशिकाओं के भीतर ही आवश्यक आनुवांशिक सूचनाएं होती हैं, जिनके कोशिका की कार्यों का नियंत्रण होता है तथा सूचनाएं अगली पीढ़ी की कोशिकाओं में स्थानांतरित होती हैं। कोशिकाओं की विविध अध्ययन मतलब कोशिका विज्ञान कहते हैं, जिसे साइटोलॉजी कहा जाता है। साइटोलॉजी कोशिकाओं के विविध अध्ययन को कहेंगे। कोशिका शब्द का उपयोग रॉबर्ट हुक ने वर्ष 1665 में कॉर्क की एक पतली परत के अध्ययन के आधार पर मधुमक्खी के छत्ते जैसा कोष्ठक देखे और उन्हें कोशा नाम दिया। यह तथ्य उनकी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में छपा। रॉबर्ट हुक को कोशा भित्तियों के आधार पर कोशा शब्द प्रयोग किया और उसके बाद वर्ष 1674 में एंटोनी वॉन लीeuwenhoek, जो कि जीवित कोशा का सर्वप्रथम अध्ययन किया था। वर्ष 1831 में रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने कोशिका के केंद्रक के बारे में पता लगाया था। अगर कोशिका के प्रकार के बारे में देखा जाए तो कोशिका मोस्टली दो प्रकार का होता है। पहला यूकेरियोटिक कोशिका और फिर दूसरा प्रोकैरियोटिक कोशिका। अगर हम सेल बायोलॉजी के बारे में देखेंगे तो इनके अंतर्गत प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं प्राय स्वतंत्र होती हैं, जबकि यूकेरियोटिक कोशिकाएं बहुकोशिकीय प्राणियों में पाई जाती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोई भी स्पष्ट केंद्रक नहीं होता है। केंद्रकीय पदार्थ कोशिका द्रव में बिखरे होते हैं। इस प्रकार की कोशिका जीवाणु और नीली हरित शैवाल में पाई जाती है। लेकिन सभी उच्च श्रेणी के पौधे और जंतुओं में यूकेरियोटिक प्रकार के कोशिका पाई जाती है। सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में संगठित केंद्रक पाया जाता है और उनका आवरण भी होता है। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कोशिका के संरचना के बारे में और उनके फंक्शन के बारे में, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में। कोशिका सजीव होती है तथा वे सभी कार्य करती है जिन्हें सजीव प्राणी कहते हैं। इनका आधार अति सूक्ष्म तथा
आकृति गोलाकार, अंडाकार, स्तंभाकार, ये सभी प्रकार के हो सकते हैं। ये जेली जैसे एक वस्तु द्वारा घिरी होती है। इस आवरण को सेल मेम्ब्रेन या फिर सेल वॉल कहते हैं। यह झिल्ली अवकलीय पारगम्य यानी कि सेलेक्टिवली परमेबल होता है, जो कि हानिकारक पदार्थों को बाहर करवाने और लाभकारी पदार्थों को अंदर भेजने का काम करता है। इसीलिए इसको चयनात्मक पारगम्य भी कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल को चयनात्मक पारगम्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल सेल का जो हानिकारक पदार्थ है इनको बाहर करवाने और लाभकारी पदार्थों को अंदर करवाने का काम करता है। इसे कभी कभी जीवद्रव कला भी कहा जाता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन के बारे में। यह कोशिका झिल्ली एक अर्धपारगम्य सजीव झिल्ली होता है जो प्रत्येक सजीव कोशिका के जीव द्रव से घेर कर रखती है। प्रत्येक सजीव कोशिका के जीव द्रव को घेर कर रखती है। कोशिका झिल्ली का निर्माण 3 परतों से मिलकर होता है। इसमें से बाहरी और भीतरी परतें प्रोटीन द्वारा और मध्य वाली परत का निर्माण लिपिड या वसा द्वारा होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति अगर देखा जाए तो ये केवल पादप में पाया जाता है और यह सेलुलोज का बना होता है। कोशिका झिल्ली पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है, लेकिन कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। यह कोशिका के सुरक्षा के साथ साथ उनके निश्चित आकार व आकृति को बनाए रखने में सहायक होता है। यह कोशिका झिल्ली बाहर पाई जाती है। अब हम लोग जीव द्रव यानी कि प्रोटोप्लाज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। कोशिका झिल्ली के अंदर संपूर्ण पदार्थ को जीव द्रव कहते हैं। जीव द्रव सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। यह रवेदार जालीनुमा अर्धपरत पदार्थ होता है और यह पारदर्शी एवं चिपचिपा होता है। प्रोटोप्लाज्म के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें से पहला ऑर्गेनेल है माइटोकॉन्ड्रिया। हमारी कोशिका का सबसे इम्पोर्टेंट अगर अंगक के बारे में देखा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि इन्हें कोशिका का बिजली घर कहा जाता है। वर्ष 1886 में इसकी खोज रिचर्ड एल्टमैन ने की थी। 1886 में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज रिचर्ड एल्टमैन ने की थी एवं वर्ष 1898 में इसका नामकरण कार्ल बेंडा ने किया था। ये कोशिका का श्वसन स्थल है और ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थ का ऑक्सीकरण यहीं होता है। जिससे काफ़ी मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन होता है। इसीलिए इसे कोशिका का शक्ति केंद्र यानी कि पावर हाउस ऑफ द सेल कहेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा एटीपी के फॉर्म में संग्रहित होता है। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। अगर हम लोग बात करते हैं राइबोसोम के बारे में, तो राइबोसोम जो कि राइबोन्यूक्लिक अम्ल व प्रोटीन का बना होता है। यहाँ प्रोटीन संश्लेषण विधि के द्वारा प्रोटीन का निर्माण होता है। राइबोसोम 2 प्रकार का होता है, 70S टाइप का राइबोसोम और 80S टाइप का राइबोसोम। 70S टाइप का राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है या फिर प्रोकैरियोटिक जीवों में पाया जाता है, जबकि 80S टाइप का राइबोसोम यूकैरियोटिक जीवों में पाया जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं क्योंकि यहाँ प्रोटीन संश्लेषण विधि द्वारा प्रोटीन का निर्माण किया जाता है। 1955 में इसकी खोज जॉर्ज पैलेड नामक वैज्ञानिक द्वारा किया गया था, लेकिन इनका नामकरण रिचर्ड बी
रॉबर्ट्स द्वारा सन 1958 में किया गया था। 1955 में राइबोसोम की खोज जॉर्ज पैलेट द्वारा किया गया, लेकिन इनका नामकरण रिचर्ड बी रॉबर्ट्स द्वारा 1958 में किया गया था। नेक्स्ट अंगक जो कि लाइसोसोम, सन 55 में इसकी खोज क्रिश्चियन डी डुबे द्वारा किया गया था, जो कि सूक्ष्म गोल और एक हरी झिल्ली से घिरी थैलीनुमा संरचना होती है। इसका प्रमुख कार्य बाहर से आने वाली प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और विषाणुओं का पाचन करना होता है। अतः एक प्रकार का कोशिका का कचरा, जो कचरा निपटान प्रणाली हम बोल सकते हैं। इसमें 24 तरह का एंजाइम पाया जाता है। इसे कोशिका का आत्मघाती की थैली भी कहते हैं, यानी कि सुसाइडल बैग, क्योंकि यदि सेल्स ढंग से काम नहीं करता है तो ये अपने आप का जो डाइजेस्टिव एंजाइम है उनके लेवल को बढ़ाने के बाद खुद को ब्लास्ट कर लेता है, और खुद को ब्लास्ट करने के कारण पूरा का पूरा सेल डैमेज होता है, और बाकी सेल जो कि इस सेल के कांटेक्ट में हो उनको क्षतिग्रस्त होने से बचा लेता है। इसीलिए इसे आत्मघाती की थैली भी कहेंगे। नेक्स्ट अंगक यानी कि गोल्जी काई। गोल्जी काई की खोज कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक द्वारा किया गया था। यह सूक्ष्म नलिकाओं का समूह और थैलियों का बना होता है। यहाँ कोशिका द्वारा संश्लेषित प्रोटीन व अन्य पदार्थों की थैलियों के रूप में पैकिंग की जाती है। इन्हें गंतव्य स्थान तक पहुँचाया जाता है और कुछ पदार्थों को कोशिका से बाहर भी निकाला जाता है। इसे कोशिका का यातायात प्रबंधक भी कहा जाता है। ये कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल और लाइसोसोम का भी निर्माण करता है। नेक्स्ट अगर देखा जाए लवक के बारे में यानी कि प्लास्टिड के बारे में, तो लवक केवल पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है, जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। इनका अपना स्वयं का जीनोम होता है। विभाजित होने की क्षमता भी लवक रखता है। प्लास्टिड जो होता है, लवक जो होता है 3 प्रकार का होता है, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। अगर हम क्रोमोप्लास्ट के बारे में देखें तो ये रंगीन लवक होता है और प्राय लाल, पीले और नारंगी रंग के होते हैं। क्रोमोप्लास्ट जो होता है, क्रोमोप्लास्ट ये रंगीन लवक होता है और यह लाल, पीले और नारंगी रंग के होते हैं। ये पौधों के रंगीन भागों जैसे पुष्प, बीज आदि में पाए जाते हैं। पॉलिनेशन यानी कि परागण के लिए कीटों को आकर्षित करने का काम क्रोमोप्लास्ट का होता है। नेक्स्ट प्लास्टिड का नेक्स्ट पार्ट यानी कि हरित लवक क्लोरोप्लास्ट। इसमें हरे रंग का पदार्थ यानी कि क्लोरोफिल होता है। प्लास्टिड के अंदर में क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट के अंदर में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल, जो पादप को प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है। इसे कोशिका का रसोई घर भी कहा जाता है। अगर हम बात कर लेते हैं अवर्णीय लवक यानी कि ल्यूकोप्लास्ट के बारे में, तो ये रंगहीन होता है, इसमें कोई भी कलर नहीं पाया जाता है और सूर्य के प्रकाश से वंचित पादप के अंगों जैसे जड़, भूमिगत तना आदि में पाया जाता है ल्यूकोप्लास्ट। कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च, फैट और प्रोटीन के रूप में भोजन का संचय यहाँ होता है। अगर हम लोग केंद्रक के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि एक प्रकार से पूरे सेल का सीपीयू कहलाता है, यानी कि ब्रेन कहलाता है, उनके बारे में, तो केंद्रक जो कि न्यूक्लियस के नाम से जाना जाता है, केंद्रक में धागे जैसी संरचना वाली पदार्थ भरा होता है जो प्रोटीन और डीएनए से बना होता है, जिसको क्रोमेटिन कहा जाता है। वंशानुगत गुणों
को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने वाले गुणसूत्र का निर्माण इसी क्रोमेटिन से होता है। यानी कि न्यूक्लियस के अंदर में पाया जाता है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर पाया जाता है क्रोमेटिन, क्रोमेटिन के अंदर पाया जाता है डीएनए यानी कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए के अंदर पाया जाता है आरएनए यानी कि राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए के अंदर में पाया जाता है एमआरएनए यानी कि मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड, एमआरएनए के अंदर पाया जाता है आरआरएनए यानी कि राइबोसोमल राइबो न्यूक्लिक एसिड, और जस्ट इसके बाद पाया जाता है प्रोटीन। जैसे कि हम लोग जानते हैं प्रोटीन जो हमारे बॉडी के सेलों को मरम्मत करने का काम करता है। तो दोस्तों आई होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छे लगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।